हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मार्केट जो है पूरी तरह से क्रैश हो गई है। ऑल्ट कॉइन्स पूरी तरह से गिर रहे हैं। बिटकॉइन भी गिर रहा है। काफी सारे क्रिप्टो को एसईसी ने जब से बोला है कि 67 जो क्रिप्टोज हैं वो सिक्योरिटीज हैं। और मतलब वो 67 इतने मेजर क्रिप्टो हैं कि बाकी क्रिप्टोज तो ऑटोमेटिकली वो एसईसी की नज़र में सिक्योरिटीज कहलाए जाते हैं। अब सिक्योरिटीज होता क्या है? मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि सिक्योरिटीज होता क्या है। इसकी वजह से मार्केट इतनी लाल क्यों हो गई, इतनी इतनी गिर क्यों रही है? ऑल्ट कॉइन्स का क्या फ्यूचर है? क्या सिक्योरिटीज हो जाने से क्या ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट खत्म हो जाएगी? क्या क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगी? क्या सारे ऑल्ट कॉइन्स जीरो हो जाएंगे? और अगर ये यूएस के अंदर हो रहा है तो इससे क्रिप्टो मार्केट में इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? भाई, क्रिप्टो तो डिसेंट्रलाइज होता है ना। अगर यूएस के इतने करने से क्या फर्क पड़ना चाहिए था क्रिप्टो पे, लेकिन ये फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? गैरी गेंसलर कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? और गैरी गेंसलर के ये करने से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों आ गया, है ना? ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं आंसर्स मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया बिटकॉइन। बिटकॉइन स्पेशल क्यों था? बिटकॉइन स्पेशल इसलिए था कि 2008 से पहले जितने भी लेजर्स थे, बही खाते थे, वो सेंट्रलाइज थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो वही खाता था वो पब्लिक मेंटेन करती हो। पब्लिक मेंटेन करती हो और पब्लिक के सामने बिल्कुल ओपन किताब की तरह हो और उसे कोई मैनिपुलेट ना कर सके। जैसे ही उस खाते को कोई मैनिपुलेट करे तो पब्लिक को एकदम पता लग जाए। ये 2008 से पहले पॉसिबल नहीं था। कितने राजा महाराजा आए, कितनी सरकारें आई। 2008 से पहले दुनिया का हर एक लेजर जो था वो सेंट्रलाइज था, उसको चंद लोग मेंटेन करते थे। 2008 आने के बाद सतोशी नाकामोटो ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है वो करके दिखाया कि कैसे बिटकॉइन एक पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है और इसको किस तरीके से पब्लिक मेंटेन कर सकती है, पब्लिक के डोमेन में ही रहता है और पब्लिक ही से मिलकर चला सकती है। ये बिटकॉइन की ट्रू इनोवेशन थी, राइट? जिसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा। 15 साल तक बिटकॉइन का टेस्ट भी हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चल रहा है, ठीक है? अब इससे प्रोत्साहित होके, इससे इंस्पिरेशन लेके जो काफी सारे लोग थे, उन्होंने कहा यार, अगर मनी डिसेंट्रलाइज हो सकती है, एक पब्लिक लेजर जो है बिटकॉइन का, अगर वो मनी को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, एक जगह से आप दूसरी जगह पैसे को बिना किसी पे रिलाई किए आप बेच सकते हो, तो जो फ्यूचर में बनने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो भी डिसेंट्रलाइज हो सकती हैं, राइट? तो उन्होंने ये, इनके दिमाग में ये आइडिया आया। बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहित होकर, तो इथेरियम से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन वो इथेरियम पे रुका नहीं। आज हम देखते हैं तो वो सोलाना, कार्डानो, टेजोस और दुनिया भर के जो ब्लॉकचेन्स है, L1, फिर L1 के ऊपर L2, फिर अलग अलग यूटिलिटी के टोकन्स आए, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार, अगर बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, मनी डिसेंट्रलाइज हो सकती है, तो आने वाले टाइम में जो एप्लीकेशंस है वो भी डिसेंट्रलाइज हो सकती हैं। उसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स आई, जिनके ऑब्वियसली आप जिनमें इंटरेस्टेड हो, आपकी कोई फेवरेट हो सकती है। आप हो सकता है इथेरियम में बिलीव करते हो, कोई सोलाना में बिलीव करता है, कोई कार्डानो में बिलीव करता है, ठीक है? अब देखिए, इनके ऊपर एप्लीकेशंस बनी, काफी सारी एप्लीकेशंस बन गई, ठीक है? अब जो एसईसी है, जो गैरी गेंसलर जो उसका कमिश्नर है, उसका ये कहना है कि ये जितनी भी इकोसिस्टम बिटकॉइन के अलावा जो बना, इस इकोसिस्टम को वो ये कह रहा है कि ये कुछ नहीं, ये एक कंपनीज है। ये कंपनीज ने एक चोला पहन लिया है ब्लॉकचेन का, डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन ये जो भेष इन्होंने बदला है, ये भेष बदलने से कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअल में वही है कंपनीज। जैसे हम कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, और जिस तरीके से एसईसी का काम है कि जो स्टॉक्स को रेगुलेट करना, कंपनीज को रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री या वेब3 जिसको नाम कहा जाता है, इसके अंदर जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के नाम पे, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे भेष बदला है कंपनियों ने, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है
और जो इन पे कानून लागू होता है वो वही कानून लागू होता है जो कंपनियों पे लागू होता है, राइट। कंपनी जो कंपनियां वो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास जाके जो रजिस्टर हुई हुई हैं, राइट। जैसे जो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर इशूड है, राइट, जिन्होंने फंड रेज किया हुआ है मार्केट से, तो उनको एसईसी के पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो का नाम देके जो है अपना भेष बदल दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी की सारी कंपनियां हैं, राइट। उसका ये कहना है, एसईसी का कहना है कि 4 चीजें हैं, हम मान लेंगे कि वो पर्टिकुलर क्रिप्टो सिक्योरिटी नहीं है अगर ये 4 चीजें अगर उसमें नहीं है, अगर एक भी चीज इन चारों चीजों में से उसके अंदर पाई गई तो वो सिक्योरिटी है। ठीक हो गया। तो सिक्योरिटी होता क्या है? सिक्योरिटी एक तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एफडीज हैं, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो इशू इसलिए किया गया हो जिसके भाई जिससे आपने पैसे किसी से लिया और इसमें गारंटी आपने दी हो, या जिससे ये पता लग रहा हो कि एक आदमी को से पैसे इस बिना पे लिए गए कि उसको बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो चीज सिक्योरिटी में फॉल हो गई। अब जब इतनी बात हो गई तो अब आप कितनी तरीके से घुमा लो बात को, अगर ये चीज उसमें है तो वो सिक्योरिटी की परिभाषा में फॉल कर जाएगी। जैसे कि एसईसी का ये कहना है कि हावे टेस्ट है, हावे टेस्ट से हर एक हावे टेस्ट एक ऐसा लेंस है जिसके उस लेंस के अंदर से चीजों को देखा जाता है, उस लेंस से देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये सिक्योरिटी है या नहीं है। और अगर 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों में से अगर एक भी चीज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पाई गई तो वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल होगी। जैसे कि पहला पॉइंट है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, वो चीज वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल होगा अगर इन्वेस्टमेंट मांगी गई, बोला गया कि इन्वेस्ट करो, पैसे रेज हुए, पहला पॉइंट, पैसे मांगे गए कि भैया हमारे कंपनी में या हमारे स्टार्टअप में या हमारे फंड में या हमारा एक प्लान है उसके तहत आप मुझे पैसे दो। पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी वेयर इन अ कॉमन एंटरप्राइज। कॉमन एंटरप्राइज मतलब वो कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव फर्म भी हो सकती है, वो कोई पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, वो कोई एलएलसी भी हो सकती है। एक कॉमन एंटरप्राइज के अंदर जो है वो पैसा मांगा गया लोगों से, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लोगों को क्या है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन दी गई कि आप हमें पैसा दो, हम आपको बदले में प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन जाहिर हो रही है, कम्युनिकेट की गई है, चाहे वर्बली कम्युनिकेट गई, चाहे रिटर्न कम्युनिकेट गई, चाहे वो कंडक्ट से कम्युनिकेट हुई है। ठीक है, और चौथी चीज कि जो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है वो डिपेंड कर रहे हैं उनके एफर्ट पे, जिनको पैसा दिया गया। तो जैसे सपोज करिए कि वो विटालिक पे डिपेंड कर रहे हैं या संदीप नैनवाल पे या उसकी टीम पे डिपेंड कर रहे हैं, या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर कुछ चंद लोगों पे डिपेंडेंसी है कि यार ये चंद लोग जो है बड़ा अच्छा काम करेंगे और इनकी वजह से कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब ये चारों चीजों में से अगर एक चीज भी है तो वो पर्टिकुलर जो क्रिप्टो है वो क्या है, सिक्योरिटी है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं जाती, वहां सीधा एयर ड्रॉप किया जाता है। ये कह सकते हो आप कि सर काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे सिर्फ एयर ड्रॉप हुआ है। तो एयर ड्रॉप, पहली चीज वहां प्री माइन कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी गई, बिल्कुल ठीक है जी, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। कोई आपको कोई ये नहीं बोला गया कि जी इन्वेस्टमेंट करो, आपसे इन्वेस्टमेंट ली नहीं गई, बिल्कुल ठीक है जी, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया।
दूसरी पॉइंट है जी कॉमन एंटरप्राइजेस, जब कोई इन्वेस्टमेंट दी नहीं गई तो कॉमन एंटरप्राइज अगर है भी तो उसने इन्वेस्टमेंट मांगी ही नहीं। अच्छा जी, चलो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है जी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई बात नहीं जी, यहां पे भी एयर ड्रॉप जब आपने दिया, सामने वाले को मिला, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है प्रॉफिट में, लेकिन जब उसको एयर ड्रॉप मिला, तो जो चौथा पॉइंट है कि टू बी डिराइव फ्रॉम द एफर्ट ऑफ अदर्स। तो जिसको एयर ड्रॉप मिला तो उसमें उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जिन्होंने एयर ड्रॉप दिया, ठीक है, उनके काम करने पे वो इस लिहाज से उस एयर ड्रॉप को रखा हुआ है या ट्रेड कर रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यार ये सामने वाली टीम एफर्ट करेगी तो मेरा टोकन का जो वैल्यू बढ़ेगा, मेरे से एयर ड्रॉप का वैल्यू बढ़ेगा। एक एक्सपेक्टेशन है टीम से भी और एक एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट की भी कहीं ना कहीं, राइट। तो आपने दो चीजों को बाईपास कर दिया हार्वे टेस्ट के, और जो बाकी दो पॉइंट है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है। और यही जो पॉइंट है, जो लास्ट के दो पॉइंट है एयर ड्रॉप के सिलसिले में, इस पे काफी सारी अब भी डिबेट चल रही है। और क्रिप्टो का मानना है कि नहीं, हमने जब एयर ड्रॉप करा तो वो एक राइट वे, वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं होना चाहिए। वो एक डिबेट है, वो एक चीज है जो कोर्ट में फाइट की जा रही है। लेकिन एसईसी का कहना है कि नहीं, यहाँ पे दो चीजें अभी भी रह जाती हैं एयर ड्रॉप में, कि एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट है और एक्सपेक्टेशन उस टीम से भी है। क्लियर हो गया? ये हार्वे टेस्ट के लेंस से सब चीजों को वो चेक करते हैं। जब वो चेक करते हैं तो काफी क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंड इथेरियम, जिस पे डिबेट चल रही है आफ्टर मूविंग टू प्रूफ ऑफ स्टेक, अब ऑलमोस्ट ऑल द क्रिप्टोज एज पर एसईसी आर सिक्योरिटीज। अब जब सिक्योरिटी कोई चीज डिक्लेयर हो जाती है, अब आप ये कह सकते हो कि सर अच्छा चलो मार्केट क्यों लाल हो रही है, सिक्योरिटीज कोई हवा है, कोई सिक्योरिटीज में क्या सजाए मौत है, क्या उम्र कैद की सजा हो जाती, होता क्या है, इतनी मार्केट इतनी पैनिक में क्यों है? तो इसमें होता क्या है कि सपोज करिए जब आपने कोई चीज सिक्योरिटीज घोषित कर दी, तो अब कोई एक्सचेंज अगर उन सिक्योरिटीज को अगर लिस्ट कर रही है और उस पर ट्रेडिंग कर रही है, तो वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज की तरह ऑपरेट कर रही है और वो उल्लंघन कर रही है। उसने लाइसेंस नहीं लिया है एसईसी से सिक्योरिटीज को लिस्ट करने का। यही कारण है कि बाइनेंस की जो यूएस फर्म है और जो कॉइन बेस है और भी जो एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने इन सिक्योरिटीज को, जो 67 टोकन्स एसईसी ने जो डिक्लेयर किए, इन 67 टोकन्स को अगर कोई अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहा है तो उसने उल्लंघन किया है, उसने सिक्योरिटीज को लिस्ट किया है, उसने सिक्योरिटीज को ट्रेड करना अलाउ किया है। ठीक है, तो इसलिए उन पे भी केस होगा। तो यही कारण है कि बाइनेंस यूएस ने उसको डीलिस्ट कर दिया सिक्योरिटीज को, कॉइन बेस ने डीलिस्ट कर दिया सिक्योरिटीज को, बाकी एक्सचेंजेस ने भी कर दिया, यहां तक कि रॉबिनहुड ने भी कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, बाकी एक्सचेंजेस ने फटाफट इनको डीलिस्ट कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटीज को अगर आप लिस्ट कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से सिक्योरिटीज मार्केट चलाने का आपको लाइसेंस चाहिए, वो आपने लिया नहीं था। यही केस कॉइन बेस पे और बाइनेंस पे उन्होंने कर दिया एसईसी ने। 4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डिपॉजिट्स में ऑलरेडी उड़ चुके हैं बाइनेंस, कॉइनबेस के, बाइनेंस डॉट यूएस के, और बाइनेंस डॉट कॉम में भी पैनिक है। वहां से भी तो टोटल तीनों का मिला के जो है 4 बिलियन यूएस डॉलर निकल चुका है विड्रॉल में से। विड्रॉ कर रहे हैं ना लोग, लोगों को पैनिक हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज सिक्योरिटीज घोषित हो जाती है तो पैनिक ये होता है कि सबसे पहले उनको कोई मार्केट प्लेस लिस्ट नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएस का कोई भी वीसी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज, कोई भी यूएस का रेजिडेंट सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये कारण है कि जब मार्केट के अंदर जो यूएस सबसे बड़ी, जो क्रिप्टो के अंदर जो इकोनॉमी है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा क्रिप्टो के अंदर आता है, वो यूएस से आता है। जो मार्केट मेकर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा सिक्योरिटीज के अंदर मार्केट मेकिंग फैसिलिटी देने के लिए, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। तो लिक्विडिटी खत्म हो गई, मार्केट मेकर्स यूएस से निकल गए, एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट कर दिया। अमेरिकन सिटीजन्स को सिक्योरिटीज में वो डील नहीं कर सकते, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज में।
तो जब पैसा मार्केट से निकल रहा है, अमेरिका सबसे बड़ा क्रिप्टो के अंदर एक्टिव देश है, वहां से जब पैसा आ रहा था क्रिप्टो के अंदर, अब उस पे जब आपने डैम लगा दिया, जब आपने उसको बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो मार्केट लाल होनी है। अब आप सोच रहे हो कि रिकवरी, ऑब्वियसली रिकवरी अब उतनी क्विक नहीं होनी, क्योंकि पहले रिकवरी मार्केट फॉल करती थी तो यूएस से पैसा फिर पड़ा, फिर मार्केट अप हो गई। अभी रिकवरी में वक्त लग सकता है क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई ना। अब आप सोच रहे होगे कि सर सिक्योरिटीज अगर हो रही है तो रजिस्टर कर लेना जाके, इनको इशू क्या है जैसे बाकी कंपनीज करती हैं। ये इशू, ये अब आपको जो मेन ये है कि अगर सिक्योरिटीज की तरह इन कंपनीज को अगर राज्य एसईसी के पास रजिस्टर करना पड़ जाए तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये उसे पूरा ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उस लिस्ट को मैंने ट्वीट किया है और मैं उस लिस्ट का आपको थोड़ा सा यहाँ मेरे सामने लैपटॉप में पढ़ के बताऊं, तो जैसे कि उन्हें हर क्वार्टर अपने रिस्क फैक्टर्स बताने पड़ेंगे मार्केट के, उन्हें स्पेशल स्टेटमेंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, क्वार्टर मीटिंग्स, मार्केट और इंडस्ट्री के अपडेट, यूज ऑफ प्रोसीड्स, किस तरीके से वो इनकम को यूज कर रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्या है, पूरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा फाइनेंशियल डेटा, मैनेजमेंट के सारे डिस्कशंस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस के काम करने के तरीके, बिजनेस एथिक्स, मैनेजमेंट के एथिक्स, एग्जीक्यूटिव की कंपनसेशन, सबकी सैलरी स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप विद पार्टी ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल एंड रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर्स कौन कौन है, कैपिटल स्टॉक कौन है, शेयर एलिजिबल फॉर फ्यूचर सेल्स, प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर्स कौन कौन से चल रहे हैं, चेंज इन अकाउंटेंट्स, एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, प्री माइंड किया तो कितनों को किया, आपस में शेयर होल्डर्स के रिलेशनशिप क्या है, उनकी पब्लिक कीज क्या है, ये तक बताना पड़ेगा, कहाँ पे वो फंड्स को रखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब इतनी चीजें जैसे कि कंपनी रन करती है वैसे ही रन करना पड़ेगा। तो आपको लगता है जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स बने, चाहे पोलान, चाहे सोलाना, पॉलीगॉन, ये कर पाएंगे या और बाकी जितनी जो इकोसिस्टम है? नहीं, ऑब्वियसली दो सिनेरियो ही बनते हैं। जो करंट सिनेरियो, उसमें दो सिनेरियो बनते हैं। नंबर वन, कि जाके अपने आपको एज सिक्योरिटी रजिस्टर कर लें। मैंने आपको बता दिया कि इतना हैवी रेगुलेशन जैसे कंपनीज को रेगुलेट होती हैं सिक्योरिटीज कानून के अंदर, वैसे ही काम करना पड़ेगा। कर पाएंगे? मैंने आपको भी लिस्ट बताई। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? एग्जिट कर दो यूएस के अंदर से। जब आप एग्जिट कर जाओगे यूएस के अंदर से तो आपको क्या फेस करने को मिलेगा? नंबर वन, अमेरिकन सिटीजन आपके अंदर डील नहीं कर सकते, अमेरिकन वीसी आपके अंदर पैसा नहीं डाल सकता, अमेरिकन एक्सचेंज पे आप लिस्ट नहीं हो सकते, तो आपकी लिक्विडिटी खत्म। राइट? सो ये है वो इंफॉर्मेशन जो आप सुनना चाहते थे, जो अभी तक आपको कहीं से नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। और हमेशा से वेब3 की दुनिया को अगर आप देख रहे हो, आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, हमेशा से मैं ये बोलता आया हूं कि बाकी सिक्योरिटीज क्लेम कर सकती है एसईसी, और अगर एसईसी केस जीत गई तो ये वो सक्सेसफुल हो जाएगी। नो डाउट इसके अंदर केस लड़े जाएंगे, सब चीजें होंगी, एक्सआरपी भी इतने टाइम से लड़ रहा है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन काफी सारी ऐसी कंडीशंस जो मैंने ऊपर बताई आपको हार्वे टेस्ट की, आपको क्रिप्टो के अंदर कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाएगी। और बिटकॉइन के अंदर नहीं, क्योंकि बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एसईसी भी बोल चुका है कि वो एक कमोडिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो, कौन से चैनल देख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप मेरे चैनल पे आज आए हो और आज आपने कंटेंट देखा, आगे के लिए आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। यहाँ कोई प्राइस प्रिडिक्शन की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री की बात होती है, किस तरीके से रेगुलेशन करवट ले रही है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। हम आपको हार्ड फैक्ट्स, रियल चीजें बताते हैं क्रिप्टो के अंदर। कोई किसी तरीके का होपियम नहीं देते और ना ही देंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ठीक है? ऐसा कंटेंट मैं आगे की भी लेके आता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।